नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट मैंगन नरूका। जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है FCRA बिल। बड़ा सा नाम है, कोई इसको सुनना भी नहीं चाहता, बट ये हमारी सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश को अफेक्ट करता है और सरकार को अफेक्ट करता है, तो हमको तो अफेक्ट करेगा ही। अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी को स्टार्ट करें तो ये कहां से शुरू हुआ था मैं आपको बताता हूं। वांगचुक साहब लद्दाख में बैठे थे अनशन के लिए और गवर्नमेंट ने उनको 25 सितंबर को उनकी संस्था जो है, NGO जो है, उसको बैन कर दिया था, उसको बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ। वांगचुक जी ने कहा कि मेरे लद्दाख के मैं प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। वहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई और वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट तक कहीं ना कहीं पहुंची। जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था उसमें वांगचुक जी चुपचाप आए, 21 दिन का अनशन किया। लोगों को दिखता है कि वो बच्चों के लिए कर रहे थे रीनीट का, पर जो होशियार लोग हैं उनको पता लग गया कि वो कहीं ना कहीं अपनी NGO को अप्रूव करा के, जो जैसा उनके अपोजिशन वालों का कहना है, अपनी NGO को अप्रूव करा के अपनी आय जो बंद हो गई थी उसको स्टार्ट करा के वापस से अनशन तोड़ के चले गए, यानी कि अपनी बार्गेनिंग करके चले गए, अपना काम बना के चले गए। उनका कोई लेना देना नहीं था नीट के एग्जाम से, ये लोगों का मानना है। पहले तो ये पता नहीं लगा, पहले ऐसा लग रहा था जैसे रीनीट के प्रोटेस्ट के लिए वो लड़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपनी गवर्नमेंट से सेटिंग करके चले गए। तो यहां से शुरू होता है कि NGO कैसे काम करते हैं। दोस्तों, जो ये बिल है इसकी शुरुआत हुई थी 1976 से, 1976 से, जब इंदिरा गांधी का समय था, इमरजेंसी का समय था। वहां कहीं ना कहीं लगने लगा, इंदिरा गांधी जी को लगने लगा कि ये जो पैसा बाहर से आता है वो कहीं ना कहीं देश को अफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने की कोशिश करता है। वहां से ही उनको महसूस हो गया था और ये बिल लाया गया 1976 में। उसके बाद इसमें 2010 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2020 में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और 2026 में भी एक और बार संशोधन होने जा रहा है। हालांकि ये डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की, राज्यसभा से पास होता है कि नहीं होता। तो यहां से ये कहानी स्टार्ट होती है। 22,000 के करीब NGO इसमें अभी तक इसमें इसके हिसाब से काम कर रहे हैं, 22,000 प्लस के करीब, और 20,000 के करीब इसमें कैंसिल हो चुके हैं 2010 के बाद, क्योंकि वो अपने आप को सही तरीके से शो नहीं कर पा रहे थे, अपने वर्किंग को सही तरीके से प्रूव नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपा रहे थे। इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में FCRA विवाद है क्या? FCRA विवाद है बेसिकली जो जून के महीने में लाया गया है, एक नोटिफाई किया गया है। गवर्नमेंट इसमें कस्टोडियन बनने जा रही है। अगर कोई NGO ऐसा लगता है कि वो पैसे मंगा रहा है और कुछ इलीगल काम कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसके पूरे एसेट्स को, उस पूरी संस्था को अपने कब्जे में ले सकती है, उसकी कस्टोडियन बन सकती है। यहां विवाद है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर बना रही है, दूसरी तरफ वो प्राइवेट सेक्टर्स को अपने कब्जे में लेना चाह रही है। इससे सारा विवाद खड़ा हो गया है। सिविल सोसाइटी इसके खिलाफ है। सिविल सोसाइटी कह रही है कि ये इसके दबाने का तरीका है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने का तरीका है जिससे हम बचा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो की फैक्टर्स हैं, जो बदलाव हैं जो इस FCRA बिल में है, वो है बेसिकली 4-5 पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट जो मैंने जैसे बताया कस्टोडियन, डेजिग्नेटेड कस्टोडियन बन जाएगी। फिर उससे आगे बढ़ें तो गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है कि वो जो भी पैसा आएगा वो एक डेजिग्नेटेड बैंक में आएगा, इधर उधर कहीं किसी और संस्था में, किसी और अकाउंट में, किसी और उसमें नहीं आएगा। जैसे कि एक इंडिविजुअल के साथ गवर्नमेंट बिहेव करती है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक पर्टिकुलर अकाउंट उसको डेजिग्नेटेड होगा, एक पर्टिकुलर बैंक उसको डेजिग्नेटेड होगा। तो जो भी पैसा आएगा एक पर्टिकुलर बैंक में आएगा। ये दूसरी बात हो गई। फिर जो तीसरी बात जो कह रही है गवर्नमेंट कह रही है वो है कि पैसा जो होगा एक NGO के अकाउंट से दूसरे NGO के अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा फर्जीवाड़ा होता है उसमें। तो इस तरह का जो पैसा ट्रांसफर होता है वो बिल्कुल भी बैन हो जाएगा। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 4 महीने के अंदर अंदर, जैसे आज 4 महीने बाद अगर कोई NGO अगर उसका खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, तो उसको रिन्यू कराना पड़ेगा 4 महीने पहले। अगर उसने उसको रिन्यू नहीं कराया तो उसका जो अप्रूवल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और 5वीं बात है कि 20% जो खर्चा, 20% तक ही खर्चा अलाउड होगा। ये नहीं कि आप 100 के 100% आप अपने अकाउंट में रख लो,
पहले क्या हुआ करता था आप सब जानती हैं, एनजीओ को एक फर्जीवाड़े से कंपैरिजन किया जाता है, फर्जीवाड़े अकाउंट से या फर्जीवाड़े संस्था से कंपैरिजन किया जा सकता है, और उसका 100 का 100% लोग अपने अकाउंटों में डाल लिया करते थे। वो अब वो जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं घट के 20% तक होने वाला है, यानी कि आप 20% खर्च कर पाएंगे, 80% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या किसी काम में लगाना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात। इस तरह के जो बिल हैं, FCRA जैसे बिल हैं, वो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज में है, यूके में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, सब जगह चल रहे हैं। भारत अगर उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो सब लोग उछलने लग जाते हैं, क्योंकि मेन जो फंडिंग करने वाले हैं वो यही लोग हैं, मेन जो कल्प्रिट्स हैं वो यही लोग हैं। गवर्नमेंट कहती है कि कहीं ना कहीं इससे भारत की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, और इस तरह के बिल को लाना बहुत जरूरी है, उसमें चेंजेस करने बहुत जरूरी हैं, ये गवर्नमेंट का कहना है। उन्होंने ऑलरेडी एक विटनेस के तौर पे, एविडेंस के तौर पे एक संस्था के ईडी ने अकाउंट पकड़े जिसमें वो कहीं ना कहीं रोहिंग्यास को, जो टेररिस्ट होते हैं रोहिंग्यास के या बांग्लादेशी टेररिस्ट को पैसा पहुंचा रहे थे विदेशी फंडिंग के मार्फत, जिसको कहीं ना कहीं एक प्रूफ के तौर पे ईडी ने इस बिल को पास कराने के लिए गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट उसको आगे प्रोवाइड कर रही है, लोकसभा में रख रही है उस एविडेंस को। इस बिल का सबसे बड़ा अपोजिशन कौन कर रहे हैं? 2 लोग। अपोजिशन में तो सारे ग्रुप्स आ गए, उनको पता भी नहीं है कि इसके क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। और दूसरी है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कांग्रेस। कांग्रेस के वेणुगोपाल जी ने साफ कहा कि इसका रोल बैक होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश पे, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे एक हथौड़ा है, एक कहीं ना कहीं प्रहार है, दूसरा एक पॉलिटिकल वेपन है, ये कांग्रेस का कहना है। और अगर आप देखें तो जो मेन फंडिंग होती है वो एनजीओज को होती है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से समर्थित भी कई एनजीओज हैं, इसलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा इसका ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला मचा रही है। एक बहुत बड़ी संस्था है ऑक्सफैम इंडिया, इसके 300+ प्रोजेक्ट चल रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट में, एजुकेशन में और हेल्थ केयर में। उसका यह कहना है कि हमारा जो लाइसेंस है FCRA के थ्रू होने वाला था उसको डिनाई कर दिया, यानी कि आगे उसका रिन्यूएशन नहीं हुआ, नवीनीकरण नहीं हुआ, उसका यह कहना है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रही है उल्टे सीधे कामों में, और गवर्नमेंट इस संस्था के खिलाफ है। एक तरफ इसके 300 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो सबसे ज्यादा एनजीओ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का यह कहना है। अब ऑक्सफैम इंडिया का जो विवाद है वो हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, और हाई कोर्ट में इसका अभी सब जुडिस है, इसका केस चल रहा है, और निर्णय अभी आएगा, निर्णय अभी होने वाला है हाई कोर्ट से। इस ग्रुप की इस जो बिल है उसकी नजाकत आप समझ सकते हैं। ऑक्सफैम इंडिया तो ऑलरेडी बैन हो गई है, उसके साथ साथ 7 और जो ग्रुप्स हैं, जो एनजीओ फर्म्स हैं, जो एनजीओ संस्थाएं हैं, एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी इसका पूर्ण जोर से इसका अपोजिशन किया है, जितना कर सकते थे वो कर रहे हैं। अच्छा, क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कुछ लफड़ा तो है, कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं। 8 इंटरनेशनल एनजीओज इतना इंटरेस्ट क्यों भारत की इकोनॉमी में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ रीजन है, और वो कहीं ना कहीं फंडेड किससे हैं? अमेरिका से, यूएसए से और यूरोपियन कंट्रीज से, डेवलप कंट्रीज से। किसी तरह से वो कंट्रीज यहां भारत में एंट्री चाहते हैं, और वो इनके मार्फत सारा काम कराते हैं। 8 इंटरनेशनल। अब इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है यूएनओ ने भी इसका अपोजिशन किया है, खंडन किया है कि भाई ये इसको इस बिल को लागू नहीं किया जाए। अब बताइए, 8 इंटरनेशनल संस्थाएं, 8 इंटरनेशनल एनजीओज प्लस यूएनओ, अमेरिका वगैरह नहीं बोल रहे, उनके जो एजेंट्स हैं, उनकी जो एनजीओज हैं, और यूएनओ तो उसके हाथ में ही है, वो ये सब बात बोल रहा है। अब आप समझ सकते हैं इस मुद्दे की नाजुकता। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी है, और किसी तरह से वो दखलंदाजी करना चाहते हैं, और सोवरेन कंट्री में दखलंदाजी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। ये सोवरेनिटी को तोड़ने की बराबर बात है। लोकतांत्रिक देश में ये सब अलाउ नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का कहना है, और कुछ हद तक सच भी है। क्या मतलब है 8 कंट्रीज क्यों 7-8 एनजीओज और यूएनओ इफेक्ट इसमें वो कर रहा है? अरे हमारा देश है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हमारी चुनी हुई सरकार है। उनकी तो चुनी हुई सरकार है या नहीं है पता नहीं, कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनका सिस्टम ही बिल्कुल अलग है, वो इतना इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? तो ये बात थी।
जो ये व्यूज हैं, जो कमेंट्स हैं, 4 लोगों के हैं, जिसमें एक तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस के 2 लोग हैं, राहुल गांधी जी हैं और शशि थरूर हैं। राहुल गांधी जी ने अपने वही स्टाइल में वही बात कही है कि वो जो प्रश्न पूछते हैं उसको मना करना चाहते हैं, फासिज्म है, इस तरह के शब्द उन्होंने यूज किए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, सिविल सोसाइटी को दबाना चाहते हैं। दूसरी तो शशि थरूर हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी तरह लिखते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है, बड़े अच्छी अंग्रेजी में लिखा है कि वर्ल्ड वॉच कर रहा है और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है, तभी कामयाब होती है, लोकतांत्रिक देश तभी कामयाब होते हैं जब वहां पे ना भी सुनी जाए। और दूसरी तरफ जो है केजरीवाल जी, इनकी तो मैं बात ही नहीं करता, ये कमेंट दे रहे हैं वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करते क्योंकि खुद ही कई चीजों में लिप्त हैं। और जो नीचे हैं दूसरे जो हैं वांगचुक, उनकी एनजीओ संस्था खतरे में है, हालांकि वो बार्गेन कर ले गए और कहीं ना कहीं अप्रूवल उनको अब मिल जाएगी, वो अपना काम कर चुके हैं। तो ये 2 तो मैं इतना विश्वास नहीं करता, पर अपोजिशन में जो कांग्रेस है उस पर मैं विश्वास करता हूं, कम से कम वो अपना काम सही तरीके से निभा रहे हैं। और लोकतांत्रिक देश में अपोजिशन का काम बहुत जरूरी है। अपोजिशन अगर सही तरीके से काम करे, जो कहीं ना कहीं भारत में से लुप्त होती जा रही है, वो बहुत अच्छी बात है। जो मुख्य विरोधी हैं इस बिल के, जो अपोजिशन में हैं, उनके मैं आपके कमेंट्स बता चुका। अब जो सपोर्टर्स हैं इसके और जो गवर्नमेंट है उसके कमेंट्स बता रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, देश को स्टेबलाइज करने में मदद करती है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं जो अमेरिका, जो पाकिस्तान और चाइना के प्रॉक्सीज हैं, वो काम करते हैं, फंडिंग करते हैं, किसी भी तरह से देश में खलबली मचाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उग्रवाद को बढ़ाना चाहते हैं और इलीगल एक्टिविटीज में काम करना चाहते हैं, जो किसी देश को डिस्टेबलाइज कर सकती है। दूसरी तरफ जो कमेंट है वो मैं इससे एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं ऑडिट, एक सामान्य नागरिक की ऑडिट भी होती है। सामान्य नागरिक अगर अपना इनकम टैक्स भरता है या कोई टैक्स भरता है, इवन जीएसटी भरता है, तो वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराता है। वो ये बात कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो स्पोक्समैन है वो कह रहे हैं। भाई अकाउंटेबिलिटी में क्या दिक्कत है? अगर आपकी कोई चीज क्लीन है और आप उसको अकाउंटेबिलिटी रखते हैं तो आपको चलाने में कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी रखने में क्या दिक्कत है एनजीओज को? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए, और इसी में उनका भी फायदा है और देश का भी फायदा है। कम से कम गवर्नमेंट को ये अधिकार तो है जो पब्लिक के द्वारा चुनी हुई है कि क्या ये लोग काम कर रहे हैं। पहले भी आपने बहुत सारे एनजीओ ऐसे देखे जो लव जिहाद का काम करते हैं, और बहुत सारे उन पे ब्लेम लगे हैं कि वो ऐसे मदरसे चलाते हैं जिनमें बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, कुछ और ही सिखाया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो सिर्फ रिलीजन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पैसा आ रहा है तभी तो काम कर रहे हैं, तभी तो ये प्रोटेस्ट सब वगैरह होते हैं। कहां से पैसा आता है इन सब के लिए? ऐसे तो कुछ चलता नहीं है। 1 रुपए भी आप अगर एक कदम भी रखते हैं तो आपके पैसे खर्च होते हैं। तो ये बात थी 8वीं के जो, तो ये तो अगर हम डेटास की बात करें, तो इसमें 3 तरह के डेटास हैं। 20,000 जो एनजीओज हैं वो कहीं ना कहीं इसके उन पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। प्रश्न चिन्ह इस तरह से लग चुका है कि उनको या तो गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से काम करना पड़ेगा या उनका सफाया हो जाएगा। दूसरी तरफ 40% फंडिंग जो है, जो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, एनवायरमेंट के लिए जो पैसा खर्च होता है 40% इन एनजीओज का, वो कहीं ना कहीं रुकने वाला है अगर उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, अगर उन्होंने ट्रांसपेरेंट वे में काम नहीं किया। चिंता यहां पे है। और सबसे बड़ी चिंता जो हमारे डेवलप कंट्रीज हैं, यूएन है, वो ये। और 3 मेन जो एनजीओज हैं, ऑक्सफैम इंडिया, ग्रीन पीस इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिनका बहुत जगह नाम आता है, बहुत जगह इलीगल एक्टिविटीज में भी नाम आता है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा वो लोग काम करते हैं, अगर हिडन वे में वो कई और एजेंडास को में भी काम करते हैं। उन पे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। उनको सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। उनको अकाउंट अपने साफ सुथरे करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे, तब वो 40% अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, जिसमें से कईयों के तो 300 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो मैं 5 मेन कंट्रीज बताने जा रहा हूं, उसमें भी ये सब लागू हैं, जिसमें आपके एक अमेरिका का है, एक रशिया का है, यूके का भी है, चाइना का भी है और भारत का भी है। अलग अलग नाम से ये हैं। यूके और अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग करता है, इनको कोई फंड नहीं करता, इसलिए ये मॉडरेट है, इनमें पैसा आता नहीं है, इसलिए इनको चिंता नहीं है।
अफेक्ट कौन से देश होते हैं? जो अभी डेवलप हो रहे हैं या डेवलप हो चुके हैं, जैसे रशिया है, चाइना है और भारत है। चाइना तो बिल्कुल ही बैन करने जा रहा है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं पैरेलल इकोनॉमी बनता जा रहा है अमेरिका के। उसने तो बिल्कुल, उसको समझ में आ गया कि पैसा कोई फोकट में नहीं देता, पैसा कोई फ्री में नहीं देता, पैसा देता है तो उसकी कीमत वसूलता है, पैसा देता है तो वो कुछ ना कुछ उग्रवाद भी करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी करता है। तो उसने तो बिल्कुल बैन करने पर लगा हुआ है। रशिया भी इसी कैटेगरी में आ रहा है कहीं ना कहीं, वो भी समझता है। चाइना और रशिया तो समझते हैं। भारत इस चीज को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, तो जो ऊपर जो विलेंस हैं, ये लोग जो हैं, ये नाटक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां है, इनके पास पैसा, ये जो भी पैसा भेजेंगे वो पैसा होगा कहीं ना कहीं भारत की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ये सारी बातें, ये 5 कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहे हैं और अफेक्ट करे जा रहे हैं। तो विलेंस कौन है? ये कंट्रीज ऊपर वाले। ये ध्यान रखने की बात है। और इन्हीं की वो जो संस्थाएं जो मैंने आपको बात बताई है, वो इन्हीं की संस्थाएं हैं, कहीं और बाहर से नहीं आई, दूसरे ग्रह से नहीं आई, वो इन्हीं देशों की संस्थाएं हैं। जो इसके क्रिटिक्स हैं, जो इसका अपोजिशन कर रहे हैं इस बिल का, उनका साफ कहना है कि भारत भी रशिया के मॉडल पे चल रहा है, रशिया के पदोचिन्ह पे चल रहा है, रशिया के कदमों पे चल रहा है। एक लोकतांत्रिक देश की तरह जो भारत हुआ करता था, उस तरह से काम नहीं कर रहा है। ये क्रिटिक्स का कहना है। जो एफसीआरए का सफर है या जो क्रोनोलॉजी है, वो इस तरह से 1976 में इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो उस टाइम में लगाया गया था, स्टार्ट हुआ था। 2010 में भी इसका अमेंडमेंट हुआ, 2020 में भी इसका अमेंडमेंट हुआ। सितंबर 2025 में वांगचुक जो थे, जिन्होंने लद्दाख में प्रोटेस्ट किया था, कहीं ना कहीं वो अनशन पर बैठ गए थे, गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे, तो उनकी संस्था को सबसे पहले बैन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एनजीओ, उनकी एनजीओ को सबसे पहले गवर्नमेंट ने बैन किया। वहां से ये स्टार्ट होता है। मार्च में ये बिल पेश किया गया लोकसभा में 2026 में, और जून में इसको नोटिफाई किया गया। अभी फिलहाल ये राज्यसभा में, तो फाइनली पास होगा जब राज्यसभा इसको पास करेगी। ये क्रोनोलॉजी है, ये सफर है, जिसको हेडिंग में तारीख पे तारीख लिखा हुआ है। अभी इस बिल का क्या हाल है वो मैं आपको बताता हूं। लोकसभा में नोटिफाई हो चुका है, राज्यसभा में गया है, और अभी अनसर्टेन है ये पास होता है या नहीं होता। अगर राज्यसभा इसको पास कर देगी तो ये पास हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अगर राज्यसभा इसको पास नहीं करती तो ये लागू नहीं होगा। फिलहाल बीजेपी की राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा में, तो बिल बड़ा अनसर्टेन है। कहीं ना कहीं सोसाइटी इसको एंशियसली वेट कर रही है, सब लोग इसको एंशियसली वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बाहर की संस्थाएं कोशिश करेंगी कि ये राज्यसभा में फेल हो जाए, और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि कहीं तक पास हो जाए। तो ये एक एंशियस वेट की, इसमें एक शांति से सब लोग वेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका मत सीधा हो। जो इस बिल का फ्यूचर है वो तीन तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। पहला है कि या तो यह राज्यसभा में फेल हो जाए, या ये राज्यसभा में पास हो जाए विद अमेंडमेंट्स। गवर्नमेंट कोशिश करे कि उसमें कुछ चेंजेस लाए, अमेंडमेंट्स करे, कुछ चेंजेस लाके उसको पास करा ले। दूसरा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये सही है क्या नहीं। हो सकता है वो इसको रोक दे, हो सकता है इस पे स्टे दे दे, या हो सकता है इसको पास कर दे। दूसरा पाथ ही है, दूसरा रास्ता ये है। पहला रास्ता गवर्नमेंट का हो गया, राज्यसभा से पास कराना। दूसरा हो गया ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कराना। तीसरा है कि ये क्लियर मेजोरिटी से पास हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट लगी हुई है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी रहे, उसका पूरे बहुमत रहे, और वो कहीं ना कहीं इस बिल को पास करा ले। ये 3 रास्ते हैं, 3 स्टेप्स हैं, 3 निष्कर्ष निकलेंगे। अब आपको ताज्जुब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपोजिशन में कांग्रेस तो है ही, अपोजिशन में पार्टीज हैं वो तो खिलाफ हैं। कितना कर रही हैं वो सिर्फ कांग्रेस के साथ हैं। जो असली अपोजिशन कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं। जो इनका अपोजिशन कर रहे हैं वो कौन है? 8 संस्थाएं, 8 एनजीओस और साथ में यूएन। वो इस पे क्या ब्लेम लगा रहे हैं कि एक झूठा एक इसके ऊपर कवर लगा रहे हैं कि ये सिविल सोसाइटी को अफेक्ट करता है। तो बात समझ लीजिए कि ये सरकार वर्सेस कांग्रेस एंड दोज 8 एनजीओस, उनके खिलाफ है। एक तरफ सरकार है, एक तरफ कांग्रेस और एनजीओस हैं। मेन तो खिलाड़ी जो इसमें है वो एनजीओस हैं, और वो भी कौन? इंटरनेशनल एनजीओस। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपके कोई कमेंट बनते हैं, आपको कैसा लगा, क्या लगा, इसके बारे में जरूर लिखना ना भूलें।
कोशिश करें कि इसको पूरा देखें। इसी के साथ मैं इसको क्लोज करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट मयंक नरूका है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।